हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारा टॉपिक चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हम उसी को आज आगे बढ़ाने वाले हैं। तो हम इस टॉपिक के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बात कर चुके थे। इस लेक्चर में हम बात करेंगे sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, होता क्या है। तो वह संकलन जिसमें एक एस कक्षक, तीन पी कक्षक px, py, pz, px, py, pz, एक तो एस कक्षक और तीन पी कक्षक यानी कि px, py और pz तथा एक डी कक्षक, डी में भी कौन सा जेड स्क्वायर, कौन सा जेड स्क्वायर। तो क्योंकि डी 5 प्रकार के होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। उनमें से जो यहाँ पार्टिसिपेट करेगा वो होगा डी जेड स्क्वायर। तो वह संकलन जिसमें एक एस कक्षक, तीन पी कक्षक तथा एक डी कक्षक आपस में संकरण की प्रक्रिया में भाग लेकर 5 नए संकरित कक्षकों, समान ऊर्जा समान आकृति के 5 नए संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो वह संकरण कहलाता है sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन। इसके तहत होता क्या है, जो यौगिक की जो आकृति होती है वो होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी यानी टेट्रागोनल बाइपिरामिड। तो होता क्या है इसमें, अगर मैं इसको बोर्ड पर समझाने की कोशिश करूं तो देखें, अगर माना कोई x कोई हमारा तत्व है जो उसका सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम पहचानने के सारे रूल मैं अपनी इससे पहली वीडियो में बता चुका हूँ। तो जहाँ से हमने संकरण पढ़ना स्टार्ट किया था, तो x जो सेंट्रल एटम है वो 5 बंध बना रहा है, क्योंकि इसमें देखें sp3d यानी कि कुल 5 कक्षक भाग ले रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे और 5 ही बंध सिग्मा बंध बनेंगे, जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि हम स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात इसके तहत करते हैं। तो होगा क्या, x है, अब इसमें देखो जो जिस तरह से अब एक ये sp3d एक समूह संकरण है। इससे पहले आप ये समझें कि sp3d जो है वो एक समूह संकरण का उदाहरण है। कैसे कि sp3d को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो होता है sp2 और एक होता है dp, sp2 संकरण और एक dp संकरण। तो इसमें एक x, px, py, dz स्क्वायर और pz। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है sp2 में वो आपको पता होगा, वो होता है 120 डिग्री, और इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा लाइक दैट sp की तरह मान के चलेंगे तो 90 डिग्री, क्योंकि sp3d संकरण में आकृति जो होती है वो होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, और बॉन्ड एंगल जो निकल के आते हैं वो निकल के आते हैं, 3 तो होते हैं 120 डिग्री के और 2 होते हैं 90 डिग्री के। तो कुछ इस तरह का सिस्टम sp3d संकरण के तहत होता है। तो मैं बता रहा था कि जिस तरह का आप 3D में एक बार स्ट्रक्चर समझ लें तो आपको बोर्ड पर स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आ जाएगी। देखें एक बार कि ये तो हो जाती है हमारी sp2 संकरण की जो त्रिकोणीय समतलीय जो आकृति होती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है इसको मैंने। तो sp2 संकरण की आकृति कुछ इस तरह की हो जाएगी। इसके बाद जो 2 बॉन्ड हैं, ये तो हो गया, इस जो हम जहाँ मेरा अंगूठा रखा हुआ है वो अगर सेंट्रल एटम है तो वो 5 बंध बनाएगा, जिसके तहत 3 बंधों में बता चुका हूँ। उसमें एक तीसरा बंध नीचे और चौथा बंध ऊपर। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इस संकरण के तहत होता है। तो देखें, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि अगर मैं इसे और इस बॉन्डों को आपस में मिला दूं तो हमें एक पिरामिड मिलेगा ऊपर, और ठीक इसी प्रकार का अगर मैं इन नीचे वालों को मिला दूं तो नीचे हमें एक पिरामिड मिलेगा। इसीलिए इसे द्विपिरामिडी आकृति कहते हैं। कैसे, इस बॉन्ड के अंग सिरों को मिला दूं तो हमें एक 3D में एक पिरामिड मिलेगा,
और इसी प्रकार इसे 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 और इसे मिला दूं तो नीचे हमें एक पिरामिड मिलेगा। अब बॉन्ड एंगल की बात करें तो देखें, जो इन बंधों के मध्य जो नीचे समतलीय बंध जो हैं sp2 संकर्ण के तहत, उनमें जो बंध बनेगा वो होगा 120 डिग्री का। तीन बनेंगे, 1 2 3। अब जो ये लंबवत जो खड़े हुए हैं अक्षीय बंध इन्हें बोलते हैं। तो ये जो बंध बनाएंगे वो बनाएंगे आपस में 290 डिग्री के। तो कुछ इस तरह की शेप आपके सामने मैंने बनाई हुई है। तो इस तरह की 3D में शेप समझाने की मैंने कोशिश आपको की है। मैं समझता हूँ आपको ये शेप समझ में आ रही होगी। तो इसके बाद हाँ, इसमें जो बात आती है कि ये जो बंध जो लंबवत जो परपेंडिकुलर जो बंध होते हैं उन्हें बोलते हैं अक्षीय। अक्षीय से बंध यहाँ हॉरिजॉन्टल नहीं है कि अगर जो इस तरह से है, आप समझते होंगे कि जिसे हम जो कार्टेशियन सिस्टम दर्शाते हैं, ये अक्षीय, ये लंबवत वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ऐसा यहाँ पर कुछ सिस्टम भी नहीं होगा। जो नाम है वो फिक्स है कि जो ये वाले बंध जो होंगे परपेंडिकुलर उन्हें अक्षीय बंध, और जो sp2 संकर्ण के तहत जो बंध होंगे वो कहलाएंगे भूमध्यीय बंध। भूमध्यीय बंध कहलाएंगे। अब इसके तहत अब हम बढ़ते हैं आगे, क्योंकि इसके अब मैं आपको वो वाला सिस्टम नहीं बताऊंगा कि इतने स्ट्रक्चर, क्योंकि इससे पहले मैं 4 बार बता चुका हूं। तो मैं समझता हूं वो आप खुद कर लेंगे। तो इसके तहत अगर हम बात करते हैं आगे कि इसके तहत जो हमारा जो एप्लीकेशन होगा कि किसी अणु की आकृति को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखें, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इसे क्वेश्चन की शुरुआत के लिए हम सबसे पहले n की वैल्यू निकालते हैं। तो n की वैल्यू के फॉर्मूला में होता है भाइतम कोश। अब यहाँ पर फास्फोरस इसका सेंटर एटम होगा। फास्फोरस में उपस्थित भाइतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 प्लस एकल बंध बनाने वाले परमाणुओं की संख्या वो है 5। आवेश कुल है नहीं, डिवाइडेड बाई 2, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 5। तो जब n की वैल्यू 5 होती है तो संकर्ण हो जाएगा हमारा sp3d। ठीक है। अब सबसे पहले हम सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फास्फोरस 15, तो आपको पता होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नियॉन 3s2 और 3p3। अब आप इसे कुछ इस तरीके से कक्षकों में दर्शा लें। px, py और pz में एक एक कक्षक, और यहाँ पर 3d0 जो डी कक्षक होगा वो होगा खाली। अब बात ये आती है कि जब हमें sp3d संकर्ण इन कक्षकों के मध्य होगा तो यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जबकि हमारे पास ओनली 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो हमें इसके लिए करना क्या होगा कि जो फास्फोरस है उसे उत्तेजित अवस्था यानी कि एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाना होगा। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर शो करवा दीजिए 3d कक्षक 3d0। तो अब इसको पहुंचाओ आप एक्साइटेड स्टेट में, इसे स्टार की सहायता से शो किया जाता है। इसका मतलब है ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच चुका है। तो लिखो, अब इसमें होगा क्या कि S कक्षक में से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर D कक्षक में ट्रांसफर हो जाएगा। एक, दो, तीन, मैं एक ही बना लेता हूँ। वैसे D होते तो 5 हैं, पर मुझे एक ही जरूरत है तो मैं एक ही बना लेता हूँ। ये हो गया हमारा एक S कक्षक, ये हो गया मेरा 3p कक्षक और एक हो गया D कक्षक। तो जब ये आपस में संकरण करेंगे तो समान ऊर्जा, समान आकृति के समान संख्या में 5 कक्षक भाग ले रहे हैं, तो 5 ही नए संकरित कक्षकों का निर्माण होगा। तो होगा क्या कि अब देखें आगे,
इसे साफ कर देता हूं। sp3d में से काफी क्वेश्चन मिल जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्चुअल ये होता है। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, लास्ट में आप देखते रहें कि हो गया 1D कक्षक जब ये आपस में संकरण की प्रक्रिया में भाग लेंगी तो 5 नए संकरित कक्षक हमें प्राप्त होंगे, समान ऊर्जा, समान आकृति के, जिसमें कक्षक संकलन होने के बाद इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण होगा। अब देखें, ये तो बात रही फास्फोरस की। अगर हमारे पास 5 क्लोरीन परमाणु हैं तो क्लोरीन परमाणु के बारे में आप जानते होंगे कि इनके पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि 3 इनके पास लोन पेयर होते हैं। तो 3 लोन पेयर शो करना मस्ट है। और एक ये है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो जब फास्फोरस का अष्टक कंप्लीट नहीं होगा तो ये इनके साथ बंध बनाएगा। जब ये बंध बनाएगा तो ये इनके साथ साझा करके सहसंयोजक बंध का निर्माण करेगा। ये आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके सहसंयोजक बंध कोवैलेंट बॉन्ड इस हिसाब से 5 सिग्मा बंधों का फॉर्मेशन हो जाता है। अब बात ये आती है कि जब फास्फोरस इस अणु में sp3d संकरण शो कर रहा है तो इस अणु की जो शेप होगी वो होगी त्रिकोणीय द्विप्राइमरी। तो मैं इस फॉर्मेट में इसको लिख के आपको बता देता हूं। तो ये क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो जाता है कि sp3d संकरण किस प्रकार से हुआ, कैसे क्या प्रोसेस की है। अब देखें फास्फोरस, अब 5 जो एटम हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप किसी अक्षीय स्थिति पे रख रहे हो और किसी भूमध्य स्थिति पे, क्योंकि जो 5 एटम है वो समान हैं। दिक्कत जब आती है जब कोई भी एक या 2 अणु अलग अलग होते हैं। कोई भी 1 या 2 अणु अलग अलग होते हैं जब हमें एक रूल फॉलो करना पड़ता है जिसमें ये हो जाती है, जिसके तहत ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री का और ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री का। कुछ इस तरह की शेप है sp3d संकरण के तहत। अब बात एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर मैं सपोज, सर आपने ये समझ लिया होगा तो मैं इसको रेस कर देता हूं। सपोज मैं अगर आपको बात करूं कि कोई यौगिक दिया है PCl3F2, मैं कहूं कि आप इसे इसकी शेप बनाओ, इसकी ज्योमेट्री बनाओ, तो आप सबसे पहले संकरण निकालेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, सारी प्रोसेस करके अब यहाँ तक पहुंच जाओगे। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि मैं जो अक्षीय स्थिति है और भूमध्य स्थिति है उनमें
डिफरेंस कैसे करूं, किसे मैं अक्षीय स्थिति पर और किसे भूमध्य स्थिति पर रखूं। तो इसके लिए एक वैज्ञानिक हुए हैं A.H. बेंट। कौन से हुए हैं? A.H. बेंट। उन्होंने एक रूल दिया है जिसे बेंट रूल, जिसे बेंट रूल कहते हैं। अब ये रूल होता क्या है, आप सुन लें कि बेंट रूल के अनुसार हम अक्षीय स्थिति पर, बेंट रूल के अनुसार हम उस परमाणु को अक्षीय स्थिति पर स्थान देते हैं जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। अर्थात बेंट रूल के अनुसार उच्च विद्युत ऋणी परमाणु हमेशा अक्षीय बंध या अक्षीय स्थिति प्राप्त करता है या अक्षीय बंध बनाता है। तो ये एक छोटी सी बात है, परंतु काफी क्वेश्चंस इससे सॉल्व हो जाते हैं और काफी बार ये क्वेश्चन आया भी है। बेंट रूल होता क्या है? और तो हो गया कि बेंट रूल के अनुसार जो वैज्ञानिक A.H. बेंट के द्वारा दिया गया था कि उसी अक्षीय स्थिति पर वह परमाणु स्थान प्राप्त करेगा जिसकी विद्युत ऋणता उस यौगिक में उपस्थित अन्य सभी परमाणुओं से ज्यादा होगी। तो PCl3F2 को अगर मैं इस फॉर्मेट में रखता हूं तो होगा क्या? तो ये जो अक्षीय स्थिति है, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता 4 सबसे ज्यादा होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में, कंप्लीट आवर्त सारणी में फ्लोरीन, तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होती है। कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर हमें बेंट रूल के तहत प्राप्त होती है। बहुत सिंपल सा रूल है, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आपको आज का लेक्चर पूरा समझ में आया होगा कि कैसे sp3d संकरण होता है, क्या प्रोसेस है, बेंट रूल क्या है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।